हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। एज आई प्रॉमिस्ड आज हम चैप्टर 10 का रिवीजन वन शॉट में करने वाले हैं। आई होप आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की वीडियो देख ली है। नहीं दी है तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, तो आप प्लीज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का बहुत क्विक रिविजन मैंने आपको कराया है, वो कर लीजिएगा। एंड सून आई विल बी अपलोडिंग सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 8। उससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल द क्वेश्चंस दैट आर जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है अलॉन्ग विद द आंसर्स। तो हम क्वेश्चन आंसर दोनों को देखेंगे। जो भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है जो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं मंडे को, हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर 10 की बात करते हैं। चैप्टर 10 एक मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आसान ये है कि आप इसके फ्लैश कार्ड्स बनाएं और कोशिश करें एक या 1.5 पेज में इसके सारे नोट्स खत्म हो जाने चाहिए, जिसको आप रोज अगर 10 मिनट भी रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम में अभी 5 दिन है, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं मांगता है। ये चैप्टर आपसे सिर्फ क्रिस्प इंफॉर्मेशन मांगता है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में कंफ्यूजन का स्कोप ज़्यादा है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिविजन करेंगे, उतना आप यहाँ पर अपने मार्क्स को सिक्योर कर पाएंगे। अगर मैं पहले पेज से बात करूं, मैं पेज वाइज चलूंगी, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस पेज पर, जो कि है प्रायोन्स क्या होता है। तो प्रायोन्स प्रोटीन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में इस पेज पर भी एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको बैक्टीरियोफेज का डायग्राम अच्छे से क्लियर हो, इसकी लेबलिंग आप कर पाए, ठीक है। प्रॉन्स है, कॉलर है, हेड है, टेल है, प्लेट है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन इसी पेज पर यहां दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन है एडेनोवायरस का। तो एडेनोवायरस के बारे में पूछा जाएगा, व्हाट इज एडेनोवायरस। तो एडेनोवायरस एक रेस्पिरेटरी डिजीज कॉजिंग एजेंट है। बहुत छोटे छोटे से सवाल मैं यहाँ पर उठा रही हूँ जो कि सीधे सीधे पूछे जाएंगे, तो आपको उनको सीधा सीधा याद करना है। पहला क्वेश्चन प्रायोन था, दूसरा बैक्टीरियोफेज है, और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया एडेनोवायरस। एडेनोवायरस कौन से ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोबैको मोज़ेक वायरस का शेप क्या है? तो रॉड शेप है, यानी कि बैसिलस शेप का बैक्टीरिया है, ठीक है। रॉड शेप का वो बैक्टीरिया है। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी का निचोड़ दे रही हूं आपको, वही जो आएगा सीधा सीधा। अभी हमारे पास इतना टाइम है भी नहीं कि हम इस चैप्टर के डिटेल में जाएं, बहुत कुछ पढ़ें। मैं अभी आपकी सिर्फ इतनी हेल्प कर रही हूँ कि जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है वो आप सब पढ़ जाएं। तो आपकी जो भी इस वक्त डर है, या आप डिमोटिवेटेड है, या किसी भी तरह से परेशान है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू विद दैट, कि उसको अभी हम सिक्योर कर पाएँ, उसको हम अभी ठीक कर पाएँ, काम डाउन कर पाएँ आपको, और आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाए। तो कम समय में ज़्यादा मेहनत कैसे करनी है, या सही मेहनत कैसे करनी है, ज़्यादा से भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए मैं बहुत क्रिस्प पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल वो जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो दिस इज वन पेज विच इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इस पेज से अगर पेपर नहीं बना तो फिर पेपर ही नहीं बना। ये पेज आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पेज, ये आपको याद करना है पूरा। कैसे याद करना है वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। हमने क्या करना है, हमने इस वाले पूरे पेज को एक टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम इसका एक टेबल बना लेंगे। टेबल कैसे बनाएंगे? टेबल में हम लिख लेंगे कि कौन सा माइक्रोब है, उसका सोर्स क्या है, और उस माइक्रोब का फंक्शन क्या है। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हम सारे जितने भी इस चैप्टर में माइक्रोब्स आ रहे हैं उनको एक ही जगह पर लिखकर उनके फंक्शंस को समझने की कोशिश कर लें। जैसे पहला माइक्रोब है एनसीईआरटी के हिसाब से लैब, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया माइक्रोब है, और इसका प्रोडक्ट क्या है, सॉरी, तो यहां पर आप लिख लीजिए प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्या है? तो लैक्टिक
एसिड बैक्टीरिया क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनाता है कर्ड। कर्ड का फंक्शन क्या है? एक तो विटामिन B12 बॉडी में इंक्रीज कर रहा है, दूसरा ये डिजीजेस चेक कर रहा है स्टमक में, तो ये डिजीजेस को चेक करता है। मैं बहुत छोटे में लिख रही हूँ, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ते जाइएगा और साथ साथ इसके नोट्स को रेडी करते जाइएगा। अपने नोट्स खुद जितना आप बनाएंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। अपने नोट्स खुद बनाइए, अपनी भाषा में बनाइए। अगर आपको बने बनाए नोट्स चाहिए, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं बना सकते, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको PDFs, PPTs, क्वेश्चन आंसर्स, फ्लैश कार्ड्स, सैम्पल पेपर्स आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, इस वक्त आपको जो भी चीज़ लगती है कि आप इससे पढ़ पाएंगे, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, जो भी आपको लगता है कि आपकी इस वक्त की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल सेंड दैट टू यू। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बाद सपोजिटली आपने यहाँ लिख दिया पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है, क्या प्रोडक्ट है इसका? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक तरह की एंटीबायोटिक है। तो फंक्शन क्या है कि ये एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन के बारे में आपको और बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के काम आया था World War II में। ठीक है, मैं बहुत धीरे आराम से पढ़ा रही हूँ, आराम से सुनिएगा। आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ तो आप इसकी स्पीड को तेज भी कर सकते हैं एज पर योर ओन कंसंट्रेशन एंड फोकस एंड मेमोरी। तो ये एंटीबायोटिक सबसे पहली एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। इट वॉज अ बाई चांस डिस्कवरी, वो एंटीबायोटिक डिस्कवर कर नहीं रहे थे, ये उनसे हो गया। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा चेन और फ्लोरे का नाम गिवन है, जिनको भी नोबेल प्राइज मिला था इस डिस्कवरी के लिए। तो एंटीबायोटिक के लिए क्या क्या याद रखना है? पहली एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी। चेन और फ्लोरे को भी इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है अलॉन्ग विद फ्लेमिंग, and it helped in treatment of American soldiers during Second World War। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पर ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो ईस्ट क्या क्या बना रही है? ईस्ट इथेनॉल बना रही है क्योंकि फर्मेंटेशन करती है, और एक प्रोडक्ट फर्मेंटेशन का CO2 भी है। तो इथेनॉल बना रही है, इसलिए हम इसे लिकर बनाने के लिए ब्रूइंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। CO2 बना रही है इसलिए बेकरी में इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड और डो में पफीनेस लाने के लिए। ये ईस्ट का काम है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसीलिए इसे बेकर्स एंड ब्रूअर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट हुआ। वापस मैं एक बार आपको एनसीईआरटी भी दिखा दूं, साथ साथ एनसीईआरटी में भी लेते हुए चलेंगे। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात हो रही थी। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, मिल्क को कोएगुलेट करता है, और उसका फंक्शन आप देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ मिल्क, उसको कर्ड को वो इम्प्रूव करता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये बात मैंने लिखी थी। दूसरी बात, बेनिफिशियल इन चेकिंग डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। तो बहुत छोटी बात हमें उठानी है, पूरा ना पढ़कर आप इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में, रिवाइज करने में आसानी हो। दूसरी बात सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की हो रही है, जो कि एक ईस्ट है। ईस्ट यानी कि यूनिसेलुलर फंगस है, तो ये ब्रेड्स बनाने के काम आती है, इसलिए बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं क्योंकि इथेनॉल बना रही है, इसलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। आगे यहाँ पे चलता फिरता एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, टॉडी क्या है? इस चैप्टर में ना आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये चैप्टर का बहुत सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, पर इस चैप्टर के नोट्स को हम कम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 या 1.5 पेज में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टॉडी साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। टॉडी क्या है? साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि पाम सैप को फर्मेंट करके बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप। ठीक है, इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया। फिर इन्होंने यहाँ 2 चीज की बात करी है, एक रॉकफोर्ड चीज है और दूसरा चीज है यहाँ पर स्विस चीज। स्विस चीज वही चीज है जो आपने टॉम एंड जेरी में जेरी को खाते हुए देखा है, उसमें बड़े बड़े होल्स होते थे। तो ये होल्स क्यों हैं? ये होल्स हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी की वजह से, जो कि CO2 रिलीज करता है। बैक्टीरिया है, कैटेगरी हमेशा याद रखनी है,
प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जो स्विस चीज बना रहा है और उसमें लार्ज होल्स हैं बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, रॉकफोर्ड चीज फंगस बनाती है, तो याद रखिएगा एक चीज फंगस बना रही है और एक चीज बैक्टीरिया से बना है। ठीक है, माइक्रोब्स का इंडस्ट्रीज में क्या यूज है, तो अभी अभी हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम करती है, पर यहाँ पर एक क्वेश्चन और है और वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, क्या क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो बिना डिस्टिलेशन के बनती हैं और कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो डिस्टिलेशन से बनती हैं। तो वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन है। विदाउट डिस्टिलेशन दो वर्ड्स हैं, विदाउट डिस्टिलेशन, तो वाइन बियर, विदाउट डिस्टिलेशन वाइन बियर। ठीक है, तो बचा हुआ डिस्टिलेशन है यानी कि विस्की, ब्रांडी एंड रम। एंटीबायोटिक्स की बात मैंने अभी अभी करी है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक दी जिसका नाम पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है। अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए काम आई थी और इसमें चेन, फ्लोरे, फ्लेमिंग तीनों को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। बेटा मैं जितना पढ़ा रही हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट है, मेरे नोट्स के भी नोट्स मत बनाइएगा कि कहीं मैं कम पढ़ा रही हूँ तुम उससे भी कम पढ़ लो। मैं आपको इस वक्त बिल्कुल उतना पढ़ा रही हूँ जितना आपको ज़रूरत है, तो उसका भी कम मत कर लेना। ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पूरा पढ़ के जाना। कोशिश पूरी है कि आपके 35 में से 35 मार्क्स आए। कहानी लिखने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, कोई कहानी चेक नहीं कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, आपके जो भी टीचर्स कॉपी चेक करने जाते हो आप उनसे पूछेगा, कीवर्ड्स लिखने के मार्क्स मिलते हैं, सही बात लिखने के मार्क्स मिलते हैं, कहानी, पैराग्राफ्स, बड़े बड़े सेंटेंसेस, है ना, कोई नहीं मांग रहा है आपसे, कोई कहानी नहीं लिखनी आपसे, बिल्कुल प्रिसाइज आंसर लिखिए, जितना मांगा जा रहा है उतनी बात कीजिए, उसकी कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे सेंटेंसेस लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, तो प्लेग है, वूपिंग कफ है, डिप्थेरिया है, लेप्रेसी है। समरी में निमोनिया भी लिखा हुआ है तो निमोनिया को भी यहाँ ऐड कर लीजिएगा। जब आप समरी पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि निमोनिया का भी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, तो कर जाता है एनसीईआरटी ऐसे। तो ये बातें हमें पता है तो हम इनको ध्यान रखेंगे कि निमोनिया हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये पूरा जो पेज है ना इसमें कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है बेटा। ठीक है, इसमें से कोई चीज नहीं छोड़ के जानी है, सबका सब इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ना कैसे है, टेबुलर फॉर्म में। इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, टेबल में। तो दोबारा हम एक टेबल बनाएंगे और इन सारी बातों को टेबल में लिख लेंगे। ये आपको अलग अलग माइक्रोब्स के नाम दिए हैं और वो कौन से एसिड बनाते हैं ये बताया, कोई एप्लीकेशन यूज कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग फॉर्म में आ सकता है, फाइंड द करेक्ट पेयर के फॉर्म में आ सकता है, फाइंड द मिसमैच्ड पेयर के फॉर्म में आ सकता है, या सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं कि ये जो माइक्रोब है ये कौन सा एसिड बनाता है। तो एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है वो सिट्रिक एसिड बनाती है। प्लीज याद रखिएगा माइक्रोब की कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये बहुत क्लैरिटी चाहिए। तो ये चैप्टर रिवीजन मांगेगा। एक बार नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगी आपको नोट्स। आपने रोज एग्जाम तक बचे हुए 4-5 दिन में इसको रिवाइज करना है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ये दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम से एक दिन पहले करके जाएंगे, कंफ्यूजन देगा, डिलेमा देगा और गलती होने के चांसेस मैक्सिमम है। छोटी चीज में गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ आता ही नहीं है, पढ़ के ही नहीं गए थे, गलत हो गया कोई बात नहीं, पढ़ के गए थे, गलत नहीं होना चाहिए। पेपर के बाद ओ तेरी नहीं बोलना कि यार ये तो आता था गलत हो गया, पेपर के बाहर निकल के ये नहीं बोलना है। तो इतना अच्छा पढ़ के जाइए कि आपसे गलती नहीं हो, कुछ आता ही नहीं था वो आ गया कोई बात नहीं, नॉट आवर फॉल्ट। हमारी गलती कब है, आसान चीज गलत करके नहीं आनी, पढ़ी हुई चीज गलत करके नहीं आनी। तो एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो कि क्या बनाती है, सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाइल आसान है, बैक्टीरिया है नाम में है, एसिटिक एसिड बना रहा है नाम में है, तो आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिमिलरली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बनाता है, अगेन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है,
आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे ज्यादा आने के चांसेस है एस्परजिलस नाइगर के, जो कि सिट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है, और ये एक फंगस है। इस पैराग्राफ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी बार एग्जाम में देखे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं इस वक्त, या आप किसी से भी एडवाइस ले रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, तो आपको बता रहा होगा कि ये और ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा। सबसे ज्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के, मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के, मैक्सिमम। ये 2 पैराग्राफ आपको इस चैप्टर में किंग बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जस्टिफिकेशन में आता है कि लॉन्ड्री में लाइपेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। लाइपेज एक फैट डिसॉल्विंग एंजाइम है, तो वो लॉन्ड्री में ऑयल स्टेन रिमूव करने के काम आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि बॉटल जूसेस क्लियरर क्यों है। बॉटल जूसेस इसलिए क्लियरर है क्योंकि उसमें पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस नाम के एंजाइम होते हैं जो पल्प को डिसॉल्व कर देते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम है जो कि क्लॉट बस्टर है, और वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है, हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको माइक्रोब पता होना चाहिए, ठीक है, उसका प्रोडक्ट पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर इसको सोर्स भी कह सकते हैं। तो माइक्रोब पता हो, प्रोडक्ट पता हो, यूज पता हो और एप्लीकेशन पता हो। बेटा ये 2 अलग बातें हैं। यूज का मतलब है कि वो काम क्या करता है, एप्लीकेशन का मतलब है अगर वो ये काम करता है तो आप इसे अप्लाई कहाँ करेंगे, ठीक है, 2 अलग अलग बातें हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा कर आई हूँ स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, प्रोडक्ट क्या है, एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज, कर क्या रहा है, वो एक क्लॉट बस्टर है। अगर ब्लड में कोई क्लॉट होगा तो उसे डिसॉल्व करने का काम करेगा। क्योंकि वो ये काम करता है इसलिए उसे कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, उसको ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट पेशेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है बेटा। ऐसे ही 2 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं, उन्हें भी आप इसी तरह से बना लेंगे, स्टैटिन एंड साइक्लोस्पोरिन ए। इस टेबल से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो दूसरा है आपका साइक्लोस्पोरिन ए और एक है स्टैटिन। इन दोनों को मैंने अलग कलर में क्यों लिखा है, क्योंकि ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल अपने नाम से पूछा जाता है कि नेम 2 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, राइट देयर सोर्स, ऑल्सो राइट देयर यूज एंड एप्लीकेशन। अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दो, सोर्स बताओ, यूज और एप्लीकेशन बताओ। 2 लाइनें आपको 3 नंबर दिला सकती हैं, तो घाटे का सौदा नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मेमोरी मैंने आपको पहले भी बोला, हम में से किसी की खराब नहीं है, हमें बहुत कुछ याद है, बहुत गाने, मूवीज, थिएटर्स, उनके नाम, बर्थडेज, हमें बहुत कुछ याद होता है, बहुत कुछ। तो मेमोरी में हमारा कोई लोचा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। आप कितने डेडिकेशन से, मेहनत से, नियत से पढ़ रहे हैं, नियत का खेल है सारा। तो साइक्लोस्पोरिन ए एक फंगस से एक्सट्रैक्ट होता है। फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। और स्टैटिन एक्सट्रैक्ट होता है अगेन एक फंगस से जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरिस। जगह नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, परप्यूरिस। ये एक तरह की ईस्ट है। तो ट्राइकोडर्मा भी फंगस है, मोनास्कस परप्यूरिस भी फंगस है। ये दोनों बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि जिन लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उनको साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ी देर के लिए कम काम करे और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है वो बॉडी में ठीक से अडेप्ट हो जाए। और स्टैटिन मोनास्कस परप्यूरिस से जो एक्सट्रैक्ट हुआ है ये भी मेडिकल लाइफ में ही इसका यूज है। तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। इसको भी हम हार्ट पेशेंट्स को देते हैं। अगर मैं आपको वापस एनसीईआरटी पे ले जाऊं तो ये दोनों चीजें आप यहाँ देखेंगे।
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले लोगों को दिया जाता है क्योंकि वो साइक्लोस्पोरिन ए बना रहा है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अब आपको यहां पर दूसरा दिख रहा है स्टैटिन। ठीक है, ये दिख रहा है स्टैटिन जो कि एक ईस्ट है और मोनेस्कस परप्यूरिस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ठीक है, अब पहले सीवेज ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाती हूँ, छोटा टॉपिक पढ़ा देती हूँ पहले। तो बायोफर्टिलाइजर्स पढ़ा रही हूँ पहले। बायोफर्टिलाइजर छोटा टॉपिक है। ये आपका बायोफर्टिलाइजर का पैराग्राफ है, छोटा सा। 3 चीजें इसमें दी गई है हमें कि कौन कौन बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज हो सकता है। बायोफर्टिलाइजर की तरह हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को, फंजाई को और साइनोबैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया की एग्जांपल है राइजोबियम जो कि एक सिम्बाइटिक एसोसिएशन शो करता है। सिम्बाइटिक एसोसिएशन का मतलब है ये किसी के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि ग्राम, बीन्स, ठीक है, उनके साथ रहता है। फिर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो सिम्बाइटिक नहीं है, जो किसी के साथ हमेशा जुड़ के रहना नहीं चाहते, जैसे एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम। फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, तो फ्री लिविंग और सिम्बाइटिक के एग्जाम्पल क्लियर रखिएगा। सिम्बाइटिक कौन सा है? राइजोबियम। फ्री लिविंग है एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं बट आप जितना रिवाइज करेंगे आपको उतना। और बिल्कुल ये मत कहिएगा टाइम नहीं है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। इतना सा सिलेबस आपका टर्म 2 का, अगर इसको भी नहीं पढ़ सकते हो तो आई डाउट आप मेडिकल की तैयारी कैसे कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप कैसे कर रहे हो। बहुत कम सिलेबस है। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, राइट गाइडेंस एंड राइट हार्ड वर्क। ठीक है, बेमतलब मेहनत मत करो, सही दिशा में सही मेहनत करो। इस वक्त आप जितने क्वेश्चंस लगाओगे और एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्ट्स पढ़ोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो अभी मैं आपको एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट करा रही हूँ, अगले वीडियोस में मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी। तो देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरी वीडियो के बाद बोलो अरे ये तो मैम ने कराया था, पर क्वेश्चन याद रह जाए और आपको आंसर ना आता हो। ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। तो आप क्वेश्चन आंसर दोनों समझ के जाना और पेपर से खुशी खुशी बाहर आना कि दिस वीडियो हेल्प्ड यू और आप जो सुन के गए, करके गए, वो आया। ठीक है, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, मुझे शांति मिलेगी कि मैंने अपना समय सही जगह और सही लोगों को दिया है। तो प्लीज मेरे समय की और अपने समय की इंपॉर्टेंटली बहुत वैल्यू कीजिए। दूसरा, ये फंगस है माइकोराइजा। माइकोराइजा का ही मतलब है माइको प्लस राइजा, यानी कि फंगस प्लस रूट। जब बड़े बड़े पेड़ों की रूट में फंगस रहने लगे उसे कहते हैं माइकोराइजा। ये भी एक सिम्बाइटिक एसोसिएशन है। तो सिम्बाइटिक एसोसिएशन का मतलब है तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ठीक है, यहां पर फंगस को शेल्टर मिल रही है, बदले में वो फंगस बहुत कुछ कर रही है। क्या क्या कर रही है? बदले में वो फंगस फास्फोरस फिक्स कर रही है। प्लीज याद रखना, फास्फोरस अब्सॉर्ब हो रहा है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक लर्न्ड थॉट है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही होती है, तो फास्फोरस है, याद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आप देखो, सैलिनिटी से टॉलरेंस मिल रही है, ड्रॉट से टॉलरेंस मिल रही है, रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस मिल रही है। ये सारे फायदे हैं माइकोराइजा के। फंगस अगर रूट में रहेगा तो ये सारे फायदे करेगा। उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो फंगस है ये जीनस ग्लोमस से बिलोंग करती है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जिसको अच्छा बोल रही हूँ वो अच्छा है, कुछ चीजों में जल्दी जल्दी निकल जा रही हूँ, यानी कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां बार बार रुक रही हूँ, बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, पढ़ाने के तरीके से समझ जाइए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। वो खाली बैक्टीरिया थे, ये बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, पेडीफील्ड, धान का खेत, चावल होता है उसको कहते हैं पेडी। तो साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर है और उनके लिए फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है और फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये बायो फर्टिलाइजर्स हुए।
अब सीवेज ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट। आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। 3 में आए ये क्वेश्चन, 5 में आए, 5 का मार्क्स का तो क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है, तो 3 में आएगा। पर आपने लिखना अच्छे से है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सजा के लिखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में और कहीं ना प्रेजेंटेशन का रोल नहीं है यहाँ के अलावा। जब भी पेपर सेटर आपकी कॉपी चेक करता है या आपको पेपर बना के देता है, तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है। वो आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे जज करना चाहते हैं, मेमोरी के बेस पे जज करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज। थ्योरी का पेपर है, तो इसमें प्रेजेंटेशन और लैंग्वेज का रोल है। आप कहोगे अभी तो मैम आप कह रहे थे कि बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, क्रिस्प लिखना है, छोटा लिखना है। अभी भी मैं वही कह रही हूँ, पर प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है आप वेब डायग्राम बनाइए, ग्राफ बनाइए, फ्लो लाइन डायग्राम बनाइए, जहाँ ज़रूरी वो डायग्राम बनाइए, पॉइंटर्स में लिखिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए। ये सब प्रेजेंटेशन में आता है। आई विल स्टिक टू दिस टिल द एंड, कि बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। बड़ा बड़ा इन द सेंस कि पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, उतना लिखिए जितना जरूरी है। तो एसटीपी का मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। एसटीपी, एसटीपी का मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 2 चीजें आएंगी। 2 चीजें कौन सी हैं? 1 डिग्री ट्रीटमेंट और 2 डिग्री ट्रीटमेंट, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट कहता है कि चीजों, जो भी आपको पानी दिख रहा है गंदा, उसमें से फ्लोटिंग डेब्रिस हटा दो। फ्लोटिंग डेब्रिस कैसे हटाओगे? फिल्टर करोगे। अब इसको सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन दी जाती है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब है बहुत सारे स्टेजेस से निकाला जाता है पानी को, ताकि जितना भी डेब्रिस दिख रहा है, कपड़े, पन्नी, बॉटल्स, रैपर्स, प्लास्टिक, whatever you could see floating on the water can be stopped, ठीक है। तो उसको अलग अलग तरह के मैशेस लगाए जाते हैं। पहले मैशेस का साइज बड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे साइज को छोटा 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 करते रहते हैं, ताकि फाइनली सिर्फ वही आगे जाए जो डिसॉल्व्ड कूड़ा है। तो फिल्ट्रेशन इज फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं? बड़े बड़े टैंक्स में पानी को भर के रख देते हैं, और ये जितना भी स्लज है, जितना भी सेडिमेंट है, ग्रिट है, सॉइल है, कंकड़ होंगे, वो सब नीचे जाके बैठ जाता है, और ऊपर का जो इफ्लुएंट है उसे हम दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये एक सेटलिंग टैंक है, ये स्लज है जो नीचे जाके बैठ गया है, और ये जो पानी ऊपर ऊपर है इसे कहते हैं इफ्लुएंट। इफ्लुएंट वो पानी है जो काला है, दिख रहा है, गंदा है, पर उसमें कोई फ्लोटिंग डेब्रिस नहीं है, कोई कूड़ा नहीं है, पर वो पानी गंदा है। इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर है डिसॉल्व्ड फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम जितना निकाल सकते थे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट से निकाल दिया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या किया? फिल्ट्रेशन किया और सेडिमेंटेशन किया। आगे चलते हैं तो हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हमने किसी तरह के ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, वो है बैक्टीरिया और फंगस। छोटा सा कंफ्यूजन है, बैक्टीरिया अच्छे से याद रखिएगा कि एरोबिक बैक्टीरिया है। कहीं ना कहीं आई डोंट नो कैसे ये कंफ्यूजन रह जाता है कि एनेरोबिक है, तो प्लीज याद रखना एरोबिक बैक्टीरिया है जो फ्लॉक बना रहा है। फ्लॉक भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्लॉक और एक्टिवेटेड स्लज बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अलग से भी पूछे जा सकते हैं। अगर पूरा एसटीपी नहीं पूछा तो फ्लॉक, बीओडी या एक्टिवेटेड स्लज अलग से भी पूछे जा सकते हैं। पूरा ना पूछा तो हो सकता है सिर्फ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही पूछ ले, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया? ये जो एरेशन टैंक है इसमें बैक्टीरिया और फंगस की कॉलोनी को सस्टेन कराया, और जितना फ्लॉक ज्यादा उतना बीओडी कम, ठीक है। तो जितना फ्लॉक ज्यादा उतना बीओडी कम, यानी कि फ्लॉक और बीओडी का रिश्ता कैसा है? फ्लॉक और बीओडी का रिश्ता कैसा हो गया?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना फ्लॉक ज्यादा उतना बीओडी कम, जितना बीओडी कम उतना ऑक्सीजन डिसॉल्व ज्यादा, ऑक्सीजन डिसॉल्व ज्यादा होगी तो पानी उतना ही साफ होगा। तो बीओडी और ऑक्सीजन के बीच का क्या रिश्ता है? बीओडी है क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी चीज की डिमांड है इसका मतलब उसकी कमी है। अगर ऑक्सीजन मांगी जा रही है इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है पानी में ऑक्सीजन नहीं है तो पानी पॉल्यूटेड है। तो जितना बीओडी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, पॉल्यूशन पानी में उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे बीओडी कम होगा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है और पानी साफ हो रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा कब बढ़ेगी, पानी कब साफ होगा, बीओडी कब कम होगा? जब फ्लॉक ज्यादा होगी। ठीक है, मैं एक बार और आपको ये बात समझा देती हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रह जाए अभी भी। तो फ्लॉक क्या है? फ्लॉक है बैक्टीरिया और फंगस की कॉलोनी। ठीक, जैसे जैसे फ्लॉक बढ़ेगा वैसे वैसे बीओडी घटेगी। जितना फ्लॉक ज्यादा बीओडी उतनी कम। बीओडी कम का मतलब है उतनी ऑक्सीजन ज्यादा। डीओ का क्या मतलब है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जितना फ्लॉक होगा उतना बीओडी कम होगा, जितना बीओडी कम होगा उतना डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जितना डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा पानी उतना ही कम पॉल्यूटेड होगा। रिश्ता समझ में आ रहा है? फ्लॉक की मात्रा बढ़ाएंगे तो बीओडी कम हो जाएगा यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा यानी कि उसका पॉल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्लॉक भी जाके नीचे बैठ जाएगा इसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक बार ये पढ़ देती हूँ आपके लिए। प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट क्या था? सेडिमेंटेशन के बाद जो पानी, ये सेडिमेंट था यानी कि प्राइमरी स्लज है ना, तो ये सेडिमेंट है यानी कि प्राइमरी स्लज, और जो पानी ऊपर तैर रहा था काले रंग का वो इफ्लुएंट था। तो इफ्लुएंट को एरेशन टैंक में ले गए जहां पर एयर पंप करी जा रही है ताकि एरोबिक माइक्रोब्स वहां पर आ सके और फ्लॉक बना सके। फ्लॉक यानी कि फंगस और बैक्टीरिया का एसोसिएशन, ताकि बीओडी को रिड्यूस कर सकें। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा ध्यान देना, बायोकेमिकल बायोलॉजिकल नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है, कट कर दीजिएगा। बायोलॉजिकल नहीं है, बायोकेमिकल है। तो बीओडी कम करने के लिए फ्लॉक की मात्रा बढ़ाई गई है। ठीक है, जितनी बीओडी कम होगी डिसॉल्व ऑक्सीजन उतना ज्यादा होगा और पानी उतना जल्दी साफ हो जाएगा। अब ये जो फ्लॉक नीचे जाके बैठ गया है इसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। Once the BOD of sewage or wastewater reduced significantly, the effluent is then passed to the settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment, and this sediment is known as activated sludge. ये कौन है एक्टिवेटेड स्लज? ये बैक्टीरियल फ्लॉक है जिसको हम बाद में इनोक्यूलम की तरह यूज करते हैं। इनोक्यूलम मतलब स्टार्टर, दही जमाने के लिए जो छोटा सा दही चाहिए होता है कम अमाउंट, उसको कहते हैं इनोक्यूलम। तो यहाँ पर ये एक्टिवेटेड स्लज जो है बाकी टैंक्स में इनोक्यूलम की तरह काम करेगा। रिमेनिंग स्लज को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बायोगैस बनाने के लिए भेज देंगे। बायोगैस में क्या क्या होता है? आप ज्यादातर आपको याद रहता है बायोगैस मतलब मीथेन, पर बायोगैस में मीथेन है, CO2 है और H2S है। अगर आप इसके बाद वाला डायग्राम देखेंगे वहां एनसीईआरटी ने CH4CO2 लिखा है, H2S छोड़ दिया है। तो बायोगैस में चीफली यही है, मेजरली मीथेन ही होता है, पर मीथेन के अलावा CO2 और H2S भी है। जब ये पानी साफ हो जाएगा तो इसको हम रिवर बॉडीज में छोड़ सकते हैं। यहाँ पर गैप और याप की फुल फॉर्म पूछी जाती है, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान की फुल फॉर्म पूछी जाती है। आगे दो फुल फॉर्म्स और हैं,
KVIC और IARI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। अब आप बायोगैस का प्रोडक्शन देख लीजिए। बायोगैस बनाने के लिए कंक्रीट का एक टैंक चाहिए होता है जो 10 से 15 फीट डीप होता है और इसमें स्लरी डाली जाती है। काऊ डंग में वाटर मिक्स करके इसका स्लरी बनाया जाता है और इसको मिथेनोजेंस जो है, मिथेनोबैक्टीरिया जो है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, वो मिथेन गैस बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें जो लिड लगाई जाती है बस वो याद रखिएगा कि जो लिड जो है वो फ्लोटिंग लिड होती है, टाइट लिड नहीं होती है। और इसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं? लाइटनिंग पर्पसेस के लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, या तो लेबल करने को आ जाएगा या बनाने को भी आ सकता है, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के जाएगा। मुश्किल नहीं है, आसान सा डायग्राम है। इसके बाद मैंने अभी भी आपसे बोला KVIC और IARI की फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा फुल फॉर्म्स प्लीज करके जाइएगा, फुल फॉर्म के आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, तो फुल फॉर्म करके जाइएगा। वैसे बायो कंट्रोल एजेंट तो अभी जब हम बायोटेक पढ़ेंगे तभी भी पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पर भी आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि क्वेश्चन का एरिया क्या है। तो क्वेश्चन का एरिया, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका यहां से आएगा कि लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज जो है वो एफिड्स और मस्किटो को किल कर रही है। ध्यान से समझेगा, लेडी बर्ड्स एफिड्स को और ड्रैगन फ्लाइज मस्किटोस को, अगर आप रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं तो। ठीक है, लेडी बर्ड्स एफिड्स को खा जाती है और ड्रैगन फ्लाइज मस्किटोस को खा जाती हैं, ताकि जो क्रॉप्स हैं उनको कोई हार्म ना हो, उनको नुकसान ना पहुंचे। तो लेडी बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाइज यहाँ पर काम करिए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारकर एग्रीकल्चर का प्रोटेक्शन कर रही है फिलहाल। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बैसिलस थ्योरेनजेनेसिस, एक बैक्टीरिया है जो कि एक टॉक्सिक रिलीज करता है। टॉक्सिक आप बायोटेक आपने पढ़ी हुई है, क्राई प्रोटीन नाम का टॉक्सिक था, क्राइजीन याद आ रहा होगा, इंसेक्टिसाइडल नेचर में था जो। तो हम इसके स्पोर्स को पानी में मिला के और स्प्रे करते हैं ताकि जो इंसेक्ट के लार्वा है वो इसके टॉक्सिन से मर जाए और जो खेती है वो बच जाए। बाद में हमने इसको जीन को, बीटी जीन को निकाल, इसको क्राई जीन को निकालकर प्लांट्स में ही इंसर्ट करने लगे, जिससे हमने बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, याद आ रहा है बायोटेक में ये सब पूरा टॉपिक है, पूरा बीटी कॉटन का। उसके बाद यहाँ ट्राइकोडर्मा की बात हो रही है और बैक्यूलोवायरस की बात हो रही है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, अभी पढ़कर आते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम के बारे में, फ्री लिविंग फंजाई है और ये भी बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करती है, तो ट्राइकोडर्मा अच्छा क्वेश्चन हो गया। दूसरा बैक्यूलोवायरस पर तो इतनी बार क्वेश्चन आया है, इस पैराग्राफ को तो घोट के पी जाना, इस पैराग्राफ को तो खाना है आपने। ठीक है, तो बैक्यूलोवायरस का जो जीनस है वो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि चुन चुन के मारता है, चुनिंदा लोगों को मारता है, बाकी सबको कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, कुछ नुकसान नहीं करता है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस चैप्टर में से जितना आ रहा था मैंने वो आपको सब बता दिया है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। बाकी हम क्वेश्चन से सब कुछ कवर कर लेंगे, पढ़ना आपने इतना ही है। हो सके छोटे नोट्स बनाइएगा टेबल के फॉर्म में और इस चैप्टर को आज ही रिवाइज करके खत्म कीजिएगा, 1 घंटे से ज़्यादा ये लेगा नहीं आपका। और अगर आपको नोट्स, फ्लैश कार्ड्स या NCERT एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, किसी भी तरह का रिसोर्स मटेरियल इस वक्त अगर आपको चाहिए, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज। ठीक है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप उस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, एंड सून आई विल बी अपलोडिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 8 and 10 ऑल्सो। तो हम एक पूरी यूनिट आज खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू टॉक। थैंक यू।